गुड मॉर्निंग। यस, तो हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी पर काम शुरू किया था और अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में हमने फॉर्मूला देखा nth टर्म का, जो आपको याद आ जाए, a r⁻n-1। और फिर हमने सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला देखा a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। इस फॉर्म में लिख रहे हैं। r 1 से बड़ा है अगर कॉमन रेशियो, तो ऐसा लिखने में आसान रहता है। ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं क्योंकि अभी इसके ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत आ जाएगी, तो ऐसा भी लिख लेते हैं। क्यों? अभी एक उदाहरण लेंगे। एक ग्लास पानी से पूरा भरा है, अब दूसरा ग्लास ला रहे हैं उसी साइज का, वो आधा भरा है। अगला ग्लास ला रहे हैं, वो उससे आधा भरा है, वो उससे आधा भरा है। ऐसे ग्लासेस रखते जा रहे हैं। पहला ग्लास पूरा भरा, फिर अगला ग्लास आधा भरा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे रखते जा रहे हैं। तो ये कितने ग्लास पानी हो जाएगा? ठीक है, अगर पहली ग्लास में पूरा भरा है और दूसरी में आधा और तीसरी में उसका आधा, चौथी में उसका आधा, पांचवी में उसका आधा, चौथी में जितना था पांचवी में उसका आधा, तो सब ऐसे अगर करते जाएं आधा आधा आधा, तो कितना बचेगा? ठीक है, लास्ट में और सब जुड़कर कितना होगा? या एक सेब लिया, आधा कर दिया, फिर आधे भाग का फिर आधा कर दिया, आधे भाग का जो बचा उसका आधा कर दिया, फिर हर आधे भाग का अगले आधा करते चले गए। तो अंत में जो भाग बचा था सेब का, उसका फिर जब आधा कर बैठे और आधा 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 करते चले गए, तो अंत में क्या बचेगा? कह सकते हैं कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो ये सारे भाग हमने कर दिए थे, इनको अगर जोड़ कर लाएं तो क्या होगा? ये बात आई। ऐसे प्रश्न को डिस्कस करने के लिए नीचे लिख रहे हैं ये वाला, क्या? 1 - r। इसमें 1 से कम ना, अभी r की बात की ना, क्या कि अगर हमने 1 लिया और फिर अगला टर्म आधा आया, फिर अगला टर्म और आधा कर दिया तो 1/4 आ गया, अगला टर्म और आधा कर दिया तो 1/8 आ गया, और अगला टर्म 1/16। ऐसे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अगर अनंत तक करते जा रहे हैं, ठीक है, आगे अनंत तक। ठीक है, तो वही कहा ना कि सेब का आधा भाग लिया, उसका आधा, उसका आधा करते चले गए, अंततः कहां पर पहुंचेंगे? तो उत्तर आपके मन में आ चुका है। फाइनली जब आखिरी बार सोचेंगे कि आधा करें, तब सब कुछ मिट चुका होगा, वहां कुछ बचा नहीं होगा। ये क्लैरिटी आपको पहले से आ गई कि वहां कुछ बचा नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं बचा होगा, अब इसको जोड़ देना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? इसलिए ये बात लाए हैं। अब अगर अनंत तक चले जाए तो क्या होगा? तो अभी कहा ना, एक ग्लास में पूरा पानी है, अगली ग्लास में उसका आधा, अगली ग्लास में उसका आधा। देखो हो रहा है ना, r बराबर कितना है? 1/2। तब फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। अब कह दें ऐसी आधा करते हुए 10 ग्लासेस में पानी रखा हुआ है और कितनी ग्लास पानी हो गया, तो वो तो निकल जाएगा, ये लगा देंगे। अब कह रहे हैं अनंत बार, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। अगर अनंत बार ऐसा आए तो क्या होगा? ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला लाना चाहते थे, तो वही प्रश्न ला दिया कि अगर ऐसा आर लिखा हो जिसमें कि वो 1 से कम पड़ जाए, 1 से कम रहे, जैसे इसमें देखो आर क्या जा रहा है, ठीक है, आधा, 1/2।
तो जब r 1/2 होगा तब इस चित्रण के साथ हम योग निकालेंगे, और अगर r 1 से अधिक है तो हम इससे सम निकालें। हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए, 100 टर्म्स का सम चाहिए, ये हम उस तरह से देखेंगे। लेकिन अगर अभी जो प्रश्न लिया ये, अब कहें अभी तो कहानी सुना गए, सवाल लाते हैं। अब सवाल लाते हैं, गेंद यहां से 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा दी गई। अब सवाल लाते हैं कि जब हमें सवाल में ये चीज दिखेगी कि अब कैसे निकालें, तो ये सवाल सुनिए जरा। गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा दी गई। गिरने पर टेनिस बॉल है, गिरने पर वो रिबाउंड करती है, वापस उठती है ऊपर जमीन से, तो 4/5 कवर करती है। कितना? पहली वाली हाइट का 4/5 कवर करती है। और इतना तो है क्लियर कि फिर ऊपर जब गिरेगी तो उतना ही तो उठकर नहीं जाएगी, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो माना कि 4/5 हाइट तक जाती है और उसके बाद फिर गिरेगी, फिर रिबाउंड करेगी, ऊपर की ओर चलेगी, फिर उसका 4/5 जाती है, फिर उसका 4/5 जाती है। ठीक है, तो बार बार उसकी ऊंचाई ऊपर उठने पर घट जाती है और वो 4/5 पहली ऊंचाई का रह जाती है। ऐसा करते करते गेंद बार बार रिबाउंड करते हुए ऊपर आती है, नीचे आती है, ऐसा ऐसा हो रहा है। और धीरे धीरे करते हुए ऊंचाइयां घटती जाती हैं, और जब घटती जाती हैं अंततः आप देखते हैं गेंद रुक गई। गेंद सरफेस पर, सतह पर रुक गई। और जब गेंद सरफेस पर रुक गई तो ये भी लगता है कि न जाने कितनी बार, जब हम गिन नहीं पाएंगे, कि लास्ट में जब उसका मोशन, गति रुक रही होती है, तो हम ये ज्ञात करना मुश्किल देख पाते हैं क्या कि कितनी बार ऐसे ऐसे हुआ है रिबाउंड करते हुए बॉल फाइनली रुक गई। अब जब रुक गई, 100 मीटर से गिराई गई थी, बार बार ऊपर नीचे होते हुए, ये बताइए कि उसने कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है, ये ऊंचाइयां जो उसने बार बार तय की थी, जिन पर बंधन था कि बार बार वो 4/5 पिछली हाइट का उठ पाती है, ठीक है, और फिर गिर जाती है। ठीक, तो 4/5 अगर 100 का था तो कितना आ गया? 80 रह जाएगा। 100 का 4/5 80, तो दोबारा 80 उठी। ठीक है, 80 के बाद जब फिर 4/5 आया तो 64 मीटर उठी और फिर नीचे गिरी। ऐसे हाइट घटती गई। इस तरह से पहले 100, फिर 80। 80 में 2 बार हो गया ना, कि पहले उठी थी और फिर नीचे गिरी थी, तो 2 बार हो गया 80। ठीक है, ऐसे ही फिर दोबारा जब आगे फिर तीसरी बार आए तो 64 के बाद 80 के बाद 64 उठ पाएगी, 64 से फिर नीचे गिर जाएगी, तो फिर 2 बार हो गया। ऐसा करते करते कितनी दूरी हो गई यदि उसे 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था? अब सवाल ये दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमें गणित की जरूरत है कि ये दूरी जोड़कर कैसे निकाल लें। तो हमारे पास कोई सूत्र होना चाहिए, तो इसी सूत्र की बात करते हैं। क्योंकि जब गेंद गिरते गिरते ऊपर उठते उठते रुक जाएगी रिबाउंड करने के बाद इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ऐसा अनंत बार हो चुका होगा, तभी तो रुकेगी। जब रुकेगी तब तक वो कितनी दूरी बार बार इस तरह से तय कर चुकेगी, ये निकालना है। तो अब इसका रूपांतरण जरूरी है। ठीक है, इसका रूपांतरण जरूरी है। ठीक है, तो पता ये चला कि अब अगर एक गिलास पूरा पानी भरा हुआ था, अगले गिलास में आधा, और फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यूं होता चला गया, तो पूरा कितनी गिलास पानी हो गया? अब ये कैसे निकालूं? पहली गिलास में पूरा, और उसके बाद अगली गिलास में आधा, फिर उसके अगली गिलास में आधा, उसका आधा, पहले का आधा, पहले का आधा, आधा होता चला गया, तो पानी कितनी गिलास हो गया? ठीक है, ऐसा सवाल। लेकिन फिजिक्स के सवाल से जोड़ दिया क्या कि अगर गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई और ये नियम रिबाउंड करने का कि वो 4/5 अपनी पहली वाली हाइट का ऊपर उठती है और फिर गिर जाती है, तो उसने कितनी दूरी तय की आखिर में रुकने तक? तो हमारे पास सूत्र नहीं है, हमने सीखा ये। ठीक है,
अब इसी सूत्र को कैसे बदल दें उसमें, इस तरह से। तो ऐसे फिजिक्स और गणित ब्रिज कोर्स में जोड़ने का प्रयास कर दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी तरह से अनुभव पर आधारित है कि क्या कहना है, क्या सिखाना है। ठीक है, क्लियर? तो सवाल समझ गए ना कि अगर अनंत तक ऐसा होता जाए तो पानी कितनी ग्लास हो गया, ये देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आर आधा है और एन इंफिनिटी हो जाए, एन क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, ये अनंत का निशान है, एन इंफिनिटी हो गया। जब एन इंफिनिटी हो गया तो फिर देखें इस आर के बारे में कि अगर हमारा आर आधा है और आधा, इसकी पावर अगर इंफिनिटी कर देना एन, इसकी पावर अगर इंफिनिटी कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए, आधा पावर 1 थी तो आधा, पावर 2 थी तो 1/4, पावर 3 थी तो 1/8, पावर 4 थी तो 16। इसी तरह से हम देखें कि अगर 1/2 की पावर अभी हम कितनी कर दें, 10 कर दें, तो पता चला 1/1024 हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर 1024 अगर ले लेती है तो ये नंबर क्या हो रहा है, ध्यान दे, छोटा होता जा रहा है ना। हाफ की पावर 10, अभी 10 ग्लासेस इकट्ठा हुए, आधे 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 आधे, तो अभी 1024 आ गया नीचे, ये तो बहुत छोटा हो गया। अब अगर एन अनंत तक चला जाए, ठीक है, तो ये नंबर 1 से चूंकि छोटा है और एन अनंत तक चला जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तो मिट जाएगा, बचेगा नहीं। क्यों? आप पहले ही देख चुके कि सेब के टुकड़े के आधे भाग लेकर हम आधा आधा करते जा रहे हैं और मन में ये बात उठ गई है कि अगर अनंत बार ऐसा करेंगे तो फिर अंतिम भाग में सब मिट चुका होगा, कुछ बचेगा नहीं। फिर सुन लीजिए, सेब का आधा, फिर आधे टुकड़े का आधा, फिर आधे टुकड़े का आधा। तो आप इस बात को रियलाइज कर चुके होंगे अच्छी तरह कि अगर ऐसा अनंत बार करते चले जाएं तो आखिरी के भाग में सब मिट चुका होगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ये मिट चुका होगा, ये मिट चुका होगा, इट विल टेंड टू 0। अगर एन इंफिनिटी जाएगा, अगर एन इंफिनिटी जाएगा तो फिर आर क्या हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। ठीक है, आर टू द पावर एन 0 हो जाएगा, आर नहीं, आर टू द पावर एन 0 हो जाएगा। आर तो हाफ था। तो पता चला कि हम लोग ये मान रहे हैं अच्छी तरह से। फिर देखिए, सुनिए, रियलाइज करिएगा, फिर सुन लीजिए, थकिएगा नहीं इस बात से कि मैं एक बात को 5 बार हो सकता है कह जाऊं पढ़ाते वक्त। तो बिल्कुल असहज नहीं होना है, उसकी जरूरत है। क्या कि अगर आधा किया सेब का, ठीक है, और अब आधे का आधा करते जा रहे हैं अनंत बार, तो फाइनली आप जान गए कि आखिरी में मिट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो फिर यही आया कि हाफ की पावर अगर इंफिनिटी होगी तो वो मिट चुका होगा, ये बचेगा नहीं। तो जब ये मिट चुका, ये बचा नहीं, तो हमारे पास क्या आया, a/1 माइनस आर बचा। इस आर की तो पावर थी नहीं, इस आर की पावर एन थी, जिसमें हम ये देख पाए कि एन अगर इंफिनिटी की ओर दौड़ चलेगा, चल पड़ेगा, तो फिर हाफ धीरे धीरे करके मिट जाएगा। आधे टुकड़े का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, अंततः टुकड़ा मिट जाएगा। ठीक, वो मिट गया। जब वो मिट गया तो क्या बचा, a इंटू 1, ए बच गया, 1 माइनस आर, ये बचा। तो अब जोड़ लें, देखें, ध्यान दें, पहली ग्लास में पूरा पानी, अगली ग्लास में उसका आधा, अगली ग्लास में उसका आधा। तो अब क्या हुआ, जोड़ें तो पता चला क्या हुआ, ये फार्मूला बना। और पहला टर्म हमारे पास 1 के बराबर है, और फिर से आर कितना है, आधा है। ठीक है, और आधा है तो अब 1 और 1 में से आधा निकल गया, आधा, ये 1/आधा ऊपर गया तो 2 हो गया। तो अगर इस घटना को घटित कराएं कि पहली ग्लास में पूरा पानी और फिर अगली ग्लास में उसका आधा, अगली ग्लास में उसका आधा, और इस तरह से सारा ग्लास जोड़ दिया जाए पानी, तो कितना हो गया, 2 ग्लास पानी हो गया। देखो उत्तर क्या निकला, पानी 2 ग्लास के बराबर हो गया। देखिए जरा ध्यान से,
पानी 2 ग्लास हो गया। हाथ उठाएं, क्लियर हुई चीज ये? ठीक है, कंटिन्यूटी है। तो देखिए क्या आया उत्तर, देख लीजिए। तो यहां से हम जान पाए कि अगर हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक चली जाए जिसमें कि आर 1 से छोटा हो, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो अगला फॉर्मूला हमें फिर से मिल गया, लिख लिए। ठीक है, और वो आया a अपॉन 1 माइनस आर। कुछ लोग b भी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को किताबों में लिखा है, लेकिन a से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, a से काम चल जाएगा। a 1 माइनस आर कब? जब अगर इनफाइनाइट अनंत पदों का यदि योग चाहिए, अनंत पदों का यदि योग चाहिए, तो फॉर्मूला ये बना। तो गुणोत्तर श्रेणी में हमें जो फॉर्मूले चाहिए थे वो लिख दिए। अब बाइनोमियल थ्योरम की तरफ चलना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ और व्याख्या करेंगे और किसी अन्य पाठ को लेकर बाइनोमियल थ्योरम की ओर चलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना चाहिए। तो देखो, सम टू एन टर्म्स, एन टर्म का सम गुणोत्तर श्रेणी, और फिर उसको हमने ये दिखाया कि हमारे सामने एक सवाल है कि एक ग्लास में पूरा भरा हुआ पानी, दूसरी में उसका आधा, तीसरी में उसी का आधा, तीसरी में, चौथी में उसका आधा, तो सारा कितना ग्लास पानी हो गया? उत्तर आया 2 ग्लास पानी निकलेगा। सारा पानी फिर से भरा जाए पहली ग्लास के बाद, और जो आधे आधे किए जा रहे हैं, तो अगला 1 ग्लास और भर जाएगा, 2 ग्लास पानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये उत्तर आया। तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए और ये उदाहरण भी लिख लीजिए, और फॉर्मूला ताकि याद बना रहे। ठीक है, इतनी बात अगर लिखना चाहे, क्योंकि ब्रिज कोर्स शुरू है। ठीक है, तो जो जरूरी बातें हैं वो सिखाने के बाद, समझाने के बाद लिख लेनी है। ठीक है, इतनी बात लिख लो कि हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी में ये चीज जानी कि nth टर्म इतना होता है, और फिर nth टर्म तक का सम इतना होता है। आर अगर 1 से बड़ा लेते हैं तो ऐसा लिखते हैं, आर अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा लेते हैं तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और इसी में ये दिखाया कि अगर आर 1 से कम है और अनंत तक हम चले जाएं, तो फिर पता चला कि आर की पावर n मिट जाती है और वो 0 बन जाती है। जब 0 बन गई तो हमारा पास फॉर्मूला कितना बचा? a इंटू 1, ये 0 हो चुका है। a इंटू 1 माइनस आर, ये नीचे बचा a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर बच गया। फॉर्मूला ये भी, ये इनफाइनाइट जीपी का है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यदि इनफाइनाइट हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या अनंत हो। ये फॉर्मूला कब निकाला? पदों की संख्या अनंत हो तो ये चीज आएगी। अब लिख लीजिए, इतनी बात लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हाँ, ये इतनी बात मेंशन जरूर करूंगा। अब आज है तो अब जो बाकी चीजें सिखाएंगे उनको लिखना जरूरी है ना ब्रिज कोर्स, क्योंकि बाद में पढ़ते वक्त फिर से रेफर करते जाओगे इन्हीं शीट्स को तो आसान होगा। ब्रिज कोर्स के लिए ये जरूरी था कि जो पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे उसे फिर मेंशन कर लेना है, उसकी पुस्तिका छोटी सी बना लेनी है। ब्रिज कोर्स की छोटी पुस्तिका जरूर बना लीजिए। क्यों? इसीलिए दिया जा रहा है कि फिर जब जरूरत पड़े तो उसी पुस्तिका में रेफर कर लेंगे कि इसे कैसे देखते हैं या समझते हैं, रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो वापस फिर से याद दिला दें, सवाल यूं ले लिया था कि 1 गिलास भरा हुआ पानी, उसके बाद अगली गिलास में उसका आधा पानी, फिर अगली गिलास में पहले इस वाली गिलास का और आधा आधा होता चला गया, तो जोड़कर योग कितना निकला? 2 निकला है। ठीक है, तो पता ये चला कि जो इनफाइनाइट जीपी है, अनंत तक अगर गुणोत्तर श्रेणी के पद चले जाएं, गुणोत्तर श्रेणी के यहाँ n टर्म्स थे, 10 20 30 कुछ ले सकते हैं, लेकिन इस वाले में जब पदों की संख्या अनंत हो जाए, जब अनंत हो जाएगी तो पता चला कि r की पावर n होकर ये मिट जाएगा। ठीक है, क्यों? पद की संख्या शून्य हो गई। हमने दिखाया कि अगर r 1 से छोटा है तो पता चला नंबर अगर घात बढ़ाना शुरू करते हैं तो छोटा होता जा रहा है। अब अनंत बार अगर ऐसा लेंगे प्रोडक्ट तो अंततः मिट जाएगा, शून्य हो जाएगा, और उसी वक्तव्य को यहां इस्तेमाल कर दिया।
ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद फॉर्मूला बन गया इनफाइनाइट जीपी का। अगर पद अनंत तक चले गए तो इनफाइनाइट जीपी मान ली है और a अपॉन 1 माइनस आर तक हो गया। एक उदाहरण ये भी दे दिया था कि ये इसलिए सिखाया है ताकि फिजिक्स का ये सवाल हम समझ सके कि गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, गिरने के बाद वो अपनी पहली ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है। ऐसा करते करते वो कितनी दूरी तय कर लेती है जब अंततः रुक जाएगी, अंततः माने अनंत बार वैसा हम कर चुके होंगे, तो गेंद ने कितनी दूरी तय कर ली ये जान पाना था, इसलिए फॉर्मूला ये नोट कराया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बाइनोमियल थ्योरम की ओर चल रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक ला रहे हैं। पहला टॉपिक क्या था? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब दूसरा टॉपिक ला रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। दो पद हैं इसलिए बाइनोमियल है, दो पद। ठीक है, जैसे कि अगर ये देखें तो टर्म में एक पद आया, अगर ऐसे लिख दें x प्लस वाई तो दो पद हो गए ना, दो पद हो गए। द्विपद, बाइनोमियल थ्योरम। तो एक्चुअली क्या है? विस्तार, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हम बाइनोमियल में उसका विस्तार देखेंगे कैसे। अब कक्षा 7 याद कर रहे हैं तो x प्लस वाई स्क्वेयर लिखा था, तो जो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं वो उसका विस्तार है, और वो लिखा था एक्स स्क्वेयर 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ऐसे ही जब 9th में आए तो हमने लिखा x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो हमने लिखा एक्स क्यूब 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। तो इस तरफ क्या लिखा है? दोनों में विस्तार, एक्सपेंशन, विस्तार किया गया। विस्तार क्या है? एक्सपेंशन है। ठीक है, हमने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, इनको यही कह रहे थे। तो अब प्रश्न उठता है, चूंकि 9th क्लास से आगे अब हम 11वें की ओर आ रहे हैं, तो पता चला कि अगर ये n कर दें, कभी ये जरूरत पड़ जाए कि x प्लस वाई की पावर 10 क्या होगी, तब कैसे निकालेंगे। या मान लो ये जरूरत पड़ जाए कि x प्लस वाई की पावर यदि -1 होगी, ठीक है, तब उसका प्रसार क्या होगा, तब प्रसार कैसा होगा। ठीक है, क्यों? ये तब ऐसा बन चुका होगा। ठीक, तो अब ऐसे में प्रसार देखते हैं। या ऐसा होता कि x प्लस वाई की पावर हम लिख देते हाफ, तब क्या होता? तब इसका प्रसार देखना है, एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब आइए, टॉपिक बताया कि क्या लाना है, द्विपद प्रमेय। द्विपद दो पद, ये एक पद है, एक और दो, इसमें दो पद है। तो जो बचपन में देखा 7वीं के कि x प्लस वाई दी होल स्क्वेयर, क्या एक्स स्क्वेयर 2xy प्लस वाई स्क्वेयर लिखा था। 9th में आए तो लिखते हैं एक्स प्लस वाई क्यूब को ऐसे लिख रहे हैं। यहां से बात ऐसी भी मन में आ सकती है, क्या होता है इन विस्तारों में, जब विस्तार मिल जाता है ये तो क्या होता है। देखें, x की पावर पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई और फिर 0 हो गई। y की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हो गई। यहां भी x की पावर 2, 1 और 0, y की पावर 0, 1 और 2। एक पैटर्न मिल रहा है ये द्विपद के विस्तार में, द्विपद के विस्तार में। ठीक है, अगर कोई घात हम लगा रहे हैं दो पदों पर, ठीक है, एक साथ, तो उनका विस्तार जब लिखा जा रहा है तो कोई एक पैटर्न है।
अब चूंकि 11वीं में आना चाहते हैं, तो अगर ऐसी जरूरतें हों तब क्या करेंगे? 9th में भी ऐसा हो सकता था कि कोई पूछता x प्लस वाई की पावर बाई 4 निकालो, तो हम कोशिश कर लेते एक बार x प्लस वाई का स्क्वायर पहले लिखते और फिर उसका भी स्क्वायर कर देते। तो पता चला कि यहां से हम लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख देते और उसके बाद स्क्वायर लिख देते। तो इसका स्क्वायर फिर से हम अप्लाई करते कि a प्लस बी जो हम आपको लिख चुके थे, ऐसा ये स्क्वायर अगर कर दे तो क्या होगा? आप जान रहे हैं कि इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। तो ऐसे मन में बात आ गई कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसे फिर से एक्सपेंशन में ले सकेंगे, फिर इसका एक्सपेंशन कर देंगे, लेकिन थोड़ा बोझिल हो गया, कौन करे ये? ठीक है, इसलिए अब प्रमेय चाहिए कोई। ठीक है, उदाहरण तो कई आ गए, इसका विस्तार कैसे लिखेंगे? अगर पावर हाफ हो जाए तो विस्तार कैसे लिखेंगे? बस एक बात से थोड़ा विचलित हुए थे कि अगर 10, 12 और 14 हो जाए तो 4 ही इतना आलसपूर्ण लग सकता है कि कौन करे। तो जब 4 ही आलसपूर्ण लग सकता है कि कौन करे इतना लंबा, तो फिर इसका मतलब है 10 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और ये तो जटिल हो रहे हैं, अगर घात -1 हो जाए या हाफ हो जाए। तो प्रश्न उठा कि विस्तार लंबाई ले रहे हैं या जटिलता बढ़ा रहे हैं? इन घातों से जटिलता बढ़ रही है और बड़ी घात से विस्तार लंबा हो रहा है। तो फिर अगर कोई सूत्र हो, प्रमेय हो, तो बात बन जाए। अगर कोई सूत्र हो या प्रमेय हो तो ये कठिनाई दूर हो जाए कि जब बड़ी घात लगा रहे हैं तो ऐसा लगता है आलस आ जाएगा, इतना कौन करेगा। ठीक है, और जब छोटी घात जैसे -1 ऋणात्मक घात लगा रहे हैं या भिन्न वाली घात लगा रहे हैं हाफ, ठीक है, तो पता चला जब रेशनल घात लगाई तो लग रहा है अरे ये क्या होगा, ये तो जटिल बन जाएगा। इससे लगता है कि कोई प्रमेय या सूत्र होना चाहिए, कोई प्रमेय या सूत्र होना चाहिए, इसीलिए नाम दिया बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन इस थ्योरम में जब हम उसका प्रस्तुतिकरण देंगे तो उसके पहले हमें टूल्स चाहिए। वो टूल्स हम इसके पहले पढ़ने वाले पाठ से, बाइनोमियल थ्योरम के पहले जो पाठ पढ़ रहा है, क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय पर बात करेंगे, क्रमचय और संचय पर बात करेंगे। तो यहीं पर आ जाएगा क्या? अगला पाठ इसी के साथ शुरू है, बेस में आधार पाठ। तो इसका आधार पाठ ले रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का आधार पाठ हम लेंगे और आधार पाठ में आ रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। क्रमचय, ठीक है, क्रमचय अभी बता रहे हैं क्रमचय और संचय क्या है, पाठ का नाम है। ठीक है, क्रमचय और संचय। ठीक है, तो अब क्रमचय और संचय कैसे देखा जाए, इसके सवाल कैसे होंगे क्रमचय और संचय के? ठीक है, क्लियर? उसमें ऐसा ही लिया जा सकता है। ठीक है, माना कि गोविंद के पास 3 पैंट अलग रंग के और 3 शर्ट्स अलग रंग की हैं गोविंद के पास। अब गोविंद कितने कॉम्बिनेशंस के साथ, ठीक है, इन्हें पहन सकते हैं? ठीक, 3 दोस्त बैठे हैं या अभी बैठे नहीं है, उन्हें सीट लेनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब पता चला कि ये जब सीट्स लेंगे अपनी तो कितने फोटोग्राफ्स बन जाएंगे। ठीक है, पहले इधर से देखा कि ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, फिर ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ऐसे कितने ऑर्डर बन सकते हैं? 3 फ्रेंड्स हो और 3 सीट्स हो, तो फ्रेंड्स कितनी तरह से बैठ सकते हैं जबकि हर बार अलग अलग दिखे। ठीक है, 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। अब एप्पल, ऑरेंज, बनाना, किसी से कहा इनमें से 2 चुनने हैं। अब उन 3 फलों में से यदि कहें 2 फल चुनने हैं तो फल कितनी तरह से चुने जा सकते हैं?
या 3 फल हमें अरेंज करने हैं, 3 फल हमें अरेंज करने हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। हम कितनी तरह से रो में इन्हें अरेंज कर सकते हैं कि बार बार अलग अलग फोटोग्राफ दिखे। 3 फल हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। तो एक बार फोटो ये आ गई, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। अब अगर ऑरेंज इधर रख दिया, एप्पल बीच में रख दिया, बनाना इधर रख दिया, एक नई फोटो आ गई। इस तरह के कितने फोटोग्राफ्स होंगे? तो मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 3 वस्तुएं हैं तो उन्हें कितनी तरह से कतार में रखा जा सकता है कि बार बार अलग नजर आए। ठीक है, ऐसा प्रश्न। तो ऐसा बहुत सुंदर पाठ है। ठीक है, कौन सा? क्रमचय और संचय। तो इसमें से हम बाइनोमियल थ्योरम लिखने के लिए टूल्स को लाएंगे, पूरा पाठ नहीं पढ़ाएंगे, टूल्स को लाएंगे। ठीक है, क्लियर? टूल्स को लाएंगे। अब ये टूल्स जानने क्यों जरूरी है? चलिए एक ऐसे ही उदाहरण का सवाल दे देते हैं। आपके पास शब्द है मैथमेटिक्स, आपके पास शब्द है मैथमेटिक्स। अब मैं आपसे ये कहूं क्या कि इसमें से 4 लेटर्स चुन लेने हैं और उन 4 लेटर्स से शब्द 4 लेटर्स का बन जाना है। तो जो शब्द बनेंगे, कितने शब्द बन जाएंगे? वर्ड है मैथमेटिक्स और उसमें से 4 लेटर्स कोई उठा लेगा। पता चला पहली छात्रा ने कोई 4 लेटर उठा लिए, दूसरी छात्रा ने कोई और 4 लेटर उठा लिए। सभी लिखते हुए ऐसे शब्द बना रही हैं, उनका अर्थ हो अथवा ना हो। अब जब ये कितने शब्द बनेंगे, अर्थहीन या अर्थपूर्ण? तो ये प्रश्न आया कि अगर मैथमेटिक्स वर्ड में से क्या 4 लेटर्स उठा लें और फिर अर्थपूर्ण या अर्थ सहित, ठीक है, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द अगर हम अरेंज कर दें, जैसे कैट है वर्ड, कैट। अब कैट से अगर ACT लिख दिया तो एक्ट, ये तो बन रहा है शब्द। लेकिन अगर हम ये लिख दें TAC, टैक, अब ये भाई शब्द बना कि नहीं बना? तो लेकिन जोड़ा इसे भी जाएगा कि अगर हमारे पास 3 लेटर्स थे तो इनसे हम किस तरह से इन 3 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, उनसे बनने वाले शब्दों की संख्या अर्थ सहित या अर्थहीन हो वो शब्द, तो कितने शब्द बनेंगे? ऐसे प्रश्न तो टूल्स इसलिए लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपका कि तुम्हारी जैसे गंगा यमुना है, जैसे अमेरिका की मिसिसिपी और मिसौरी है। जैसे तुम्हारे यहाँ गंगा और यमुना है, ऐसे अमेरिका की मिसिसिपी और मिसौरी है। तो मिसिसिपी वर्ड हम लिख रहे हैं। ठीक है, पवित्र नदियां वहां की ऐसी हैं, अपनी वाली गंगा से थोड़ी अधिक साफ है। ठीक है, मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी। अब ये स्पेलिंग हमने लिखी। ठीक है, जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना, ऐसे अमेरिका के मिसिसिपी और मिसौरी। अब मिसिसिपी हमने लिखा। अब हम कह रहे हैं क्या कि ये सारे लेटर्स लेकर हम शब्द बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सारे लेटर्स लेकर हम शब्द बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम ये कहें कि चारों एस एक साथ आए, ऐसे शब्द कितने होंगे? ठीक है, वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, अगर मिसिसिपी वर्ड के सारे लेटर्स हम लें और उनसे हम शब्द लिखें। अब अगला शब्द जैसे हम ऐसे लिख दें, कैसे? IMI, ठीक है, SIPISSI, ऐसे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? 4 आई थे, 1 2 3 4, 1 2 3 और इधर 4, ये वाला आई हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो पता चला कि एक नया शब्द फिर से बन जाएगा, अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो। लेकिन अब पूछा जा रहा है ऐसे कितने शब्द होंगे कि जब चारों एस एक साथ मिल जाएं, ऐसे कितने शब्द होंगे? ठीक है, अब मान लें एक शब्द और ले लेते हैं। चलिए पेज नंबर आगे बढ़ता है। शब्द ले लिया हमने डॉटर। ठीक है, टूल्स ला रहे हैं। ठीक है, शब्द ले लिया हमने डॉटर। ठीक है, अब शब्द हमने ले लिया, ठीक है, डॉटर।
ठीक। अब अगर डॉटर शब्द ले लिया तो अब डॉटर शब्द में हम लोग ये देखेंगे क्या कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इन लेटर्स को लेकर शब्द बनाना शुरू करें, ठीक है, क्लियर, तो कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें वॉवल्स, ठीक है, जिसमें वॉवल्स एक साथ आ जाएं। तो वॉवल्स क्या है, ए यू और ई आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अब आप प्रश्न यहां से क्रमचय और संचय वाले प्रश्न से देख लीजिए, ठीक है। देखिए डॉटर और उदाहरण है 14 और पेज नंबर 120। केवल सवाल सुनिए। डॉटर शब्द के अक्षरों में से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि क्या हो, सब स्वर एक साथ हो और सब स्वर एक साथ ना हो। इफ ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर एंड इफ ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। ऐसे तो क्रमचय और संचय पाठ में से हमें टूल्स लाने हैं और उन टूल्स में से फिर हमें बाइनोमियल थ्योरम लिखनी है। तो अब देखते हैं कि हमने ये कहा, शब्द आपको फिर सुनाया, तो अब देखें जरा क्या हुआ कि ये उदाहरण दिया है कि ऐसे प्रश्न अगर उठे मन में तो उनके हल कैसे निकलेंगे और सूत्र या टूल्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये देखना है हमें कि अब हम क्या डेवलप करें। चलिए उसके लिए हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया कि गोविंद के पास 3 रंग के पैंट और 3 रंग की शर्ट्स हैं। अब इनमें से कितने कॉम्बिनेशन बनाकर क्या वो 3 जोड़ी ही कॉम्बिनेशन बना सकता है, और अगर वो ठीक है मैचिंग या कंट्रास्ट पहनता है दोनों, तो फिर कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। वही यहां प्रश्न ला रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम लिखने के लिए मुझे जो टूल्स चाहिए वो क्रमचय और संचय वाले पाठ से ला रहे हैं। जैसे अब फिर से उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण सुनिए, ठीक है। चलिए एक ये प्लॉट है बहुत बड़ा, जैसे गेस्ट हाउस वगैरह, तो उसमें एंट्री के लिए 3 गेट हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, 3 गेट है। तो है ना, प्रवेश करना है इसके अंदर, एंटर करना है, एंटर, ठीक है, एंट्रेंस, और एग्जिट बाहर निकलना है, ठीक है। मान ले प्रवेश गेट नंबर 1 से करते हैं, तो जब प्रवेश गेट नंबर 1 से करते हैं, ठीक, और 1 नंबर गेट से प्रवेश करने पर अब बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर किसी भी गेट से फिर निकल सकते हैं, ये कहा गया। तो 1 से भी निकल सकते हैं, 2 से भी निकल सकते हैं और 3 से भी निकल सकते हैं। तो पता चला कि हम देख पाए तीनों गेट से एग्जिट हो सकती है, 1, 2 और 3। तो पहले गेट से एंट्री ली थी और वापस हमें निकलना है, तो ये हुआ। अगर हमने एंट्री दूसरे गेट से ली है तब भी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम तीनों गेट से निकल सके, 1, 2 और 3। तीसरे गेट से हमने एंट्री ली थी तब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम तीनों गेट से निकल आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हर प्रवेश द्वार से संबंधित 2 या 3 यहां आया, 1, 2 और 3, है ना, 1, 2 और 3 हम एग्जिट ले सकते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमारी एग्जिट कितनी हो रही है, 3। फिर दूसरे के करस्पॉन्डिंग एग्जिट 3 है और तीसरे के करस्पॉन्डिंग एग्जिट 3 है, ठीक है। तो हर एक से कितने संबंध बन जा रहे हैं एग्जिट के लिए, 3। तो 3 संबंध बने और इधर कितने थे, 3 थे, तो 3 गुणा 3 आ गया और 9 वेज पॉसिबल हो गए कि इस गेस्ट हाउस में हम प्रवेश करके बाहर निकलते हैं तो इसके कितने तरह से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जाना और बाहर निकलना। अब फिर से देखिए क्या 3 सीट्स हैं
ए, बी और सी, ठीक है। 3 फ्रेंड्स हैं पी, क्यू, आर, उन्हें ये सीट्स ऑक्यूपाई करनी है। 3 सीट्स हैं, नंबर्ड हैं, ठीक है। क्या? इस तरह से ए, बी, सी। अब क्या हुआ कि 3 फ्रेंड्स पी, क्यू, आर, इनको सीट्स लेनी है, ठीक है। तो अब यहीं पर क्या ला रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो क्रमचय और संचय का पुराना नाम जानते हैं क्या है? जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का नाम अब चैप्टर का है, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, ये पुराना नाम है चैप्टर का, पुरानी एनसीईआरटी में। अब चैप्टर का नाम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ध्यान दें, ठीक है। तो वही ला रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखिए, अब ये सब गिनने हैं बार बार। मैं आपसे कह दूं कि 2 को 10 बार जोड़ दीजिए, तो आप क्या गिनकर ऐसे जोड़ेंगे? आप नहीं जोड़ेंगे, आप तुरंत कह देंगे 2 गुणा 10 20 हो गया, है ना। तो क्या हुआ? आपने पाया मल्टीप्लिकेशन फास्ट एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन फास्ट एडिशन हुआ। तो अभी प्रश्न आया जो क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की पहला जो कॉन्सेप्ट, अवधारणा, पहली अवधारणा जो दी गई है वो क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? अगर एक एक्टिविटी, ठीक है, एम तरह से हो सकती है। इस सीट को ये 3 फ्रेंड्स लेना है, 3 फ्रेंड्स इस सीट को ले सकते हैं ना, कोई 3 में से एक आ जाएगा। तो पहली सीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं कैसे? 3 तरह से। क्यों? कोई भी 3 फ्रेंड्स ये सीट ले सकते हैं। जब एक ने सीट ले ली तो कोई 2 बच जाएंगे, कोई 2 जो बच जाएंगे उनके लिए सीट बी खाली मिलेगी। उसके लिए ये हुआ कि सीट बी को कोई 2 फ्रेंड्स ले सकते हैं। फाइनली सीट सी नंबर सी के लिए, सीट सी के लिए कितने लोग बचेंगे? सीट सी के लिए हमारे पास एक फ्रेंड बचेगा, ठीक है। और वो ये हुआ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है कि अगर एक एक्टिविटी एक्स एक्टिविटी, ठीक है, एम तरह से होती है और दूसरी एक्टिविटी वाई एन तरह से होती है, तो दोनों की कंबाइंड एक्टिविटी, जैसे यहां गेस्ट हाउस के अंदर जाना और बाहर निकलना, ठीक है, अंदर जाना एक एक्टिविटी थी, बाहर निकलना दूसरी एक्टिविटी थी। अंदर जाकर बाहर निकलना एक्टिविटी कंबाइन हो गई। तब हम कैसे जोड़ेंगे कि ये कितनी तरह से पॉसिबल है अंदर जाकर बाहर निकलना? तो पता चला क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कह रहा है कि अगर एक एक्टिविटी, ठीक है, एक प्रतिक्रिया इस तरह से आ रही है, क्या एक क्रिया इस तरह से घटित हो रही है कि एम तरह से घटित हो सकती है और एक एन तरह से घटित हो सकती है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि 9 निकले हैं ना, कि हर एक गेट के करस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट हैं और 3 गेट हैं, हर गेट के करस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट हैं। तो माने एंट्रेंस हमारे अगर 3 तरह से हैं तो हर एक के करस्पॉन्डिंग एग्जिट 3 तरह से आए हैं। तो चूंकि 3 गेट थे इसलिए 3 गुणा 3 9 बेज आ गए हैं। तो अब यही कह रहे हैं जो उदाहरण उठाया था कि गोविंद के पास 3 रंग के अलग पैंट और 3 रंग की 3 शर्ट्स, तो फिर अब किस कॉम्बिनेशन से, अगर वो कंट्रास्ट और मैचिंग दोनों पसंद करते हैं तो किस तरह से पहन सकते हैं, ठीक है। तो आया कि अगर एक क्रिया एक्स क्रिया एम तरह से हुई और वाई क्रिया एन तरह से हुई तो कंबाइंड एम इंटू एन तरह से हुई ना, गुणा हो गया। कैसे? ठीक वैसे कि मैंने आपसे कहा 2 को 10 बार जोड़ो, लेकिन मस्तिष्क ने वास्तव में क्या किया ये आप समझ रहे हैं। हमने कहा आपसे 2 को 10 बार जोड़ दीजिए, आपने तुरंत उत्तर दिया 20, लेकिन आपने जोड़ा नहीं, आपने 2 गुणा 10 कर दिया, ठीक है। तो वही आया मल्टीप्लिकेशन फास्ट एडिशन, तभी आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जोड़ से किसमें बदल गया? गुणा में बदल गया, जोड़ से गुणा में बदल गया।
कि गेट 3 है और एक गेट के करस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट है, एक गेट के करस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट है, इसलिए एंट्रेंस और एग्जिट कंबाइंड हमारे पास 9 वेज आ गए। ठीक है, इसी तरह से mn वेज आ गए। तो अब हमें यही ध्यान देना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर एक घटना या क्रिया m तरह से होती है और दूसरी घटना या क्रिया n तरह से होती है, तो दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तब कितनी तरह से हो पाएगी, m इंटू n तरह से हो पाएगी। ये बात आई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नोट करना है क्या, लिख लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्यों, हमें बाइनोमियल थ्योरम लिखने के लिए टूल्स चाहिए। ठीक है, और टूल्स चाहिए, इसके लिए हमें ये पार्ट यहां से उठाना पड़ा, इसीलिए नाम सारा ब्रिज कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। और बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत हमें शुरुआत में ही पड़ गई है फिजिक्स में। तो ये देखना है कैसे जोड़ रहे हैं चीजों को, और क्या आपको लिखना है ये भी दिखाना है। ठीक है, तो अब हमने 8वां पार्ट उठा लिया था, क्रमचय और संचय। पहले किसके, बाइनोमियल थ्योरम के, जो नवे पार्ट में आएगी। और हम यहाँ पहला गुणोत्तर श्रेणी के बाद क्या लाए हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को लाते हुए हमें तुरंत उसको लिखने के लिए यहां से उठाना पड़ा क्रमचय और संचय, जिसमें हमने अनेकानेक उदाहरण दे दिए आपको कि वर्ड मिसिसिपी है, हम इससे लेटर्स लेकर वर्ड्स बना रहे हैं, तो चारों एस एक साथ मिले तब कितने वर्ड्स मिलेंगे। हमने आपसे कहा था वर्ड है मैथमेटिक्स, उसमें से 4 लेटर्स लिए गए और वो 4 लेटर्स लेकर वर्ड्स बनाए जा रहे हैं विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग, तो वर्ड्स कितने बने, ये सब। ठीक है, तो क्रमचय और संचय पाठ की विषय वस्तु तो ये है। ठीक है, क्लियर। डॉटर वर्ड लिया, अब कह रहे हैं कि ये सारे लेटर्स लेकर वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जब सारे वॉवल्स एक साथ आ जाएंगे। क्लियर, तो वो पाठ में हम बिजी नहीं हो जाएंगे, हमें वहां से टूल्स उठाने हैं, उनको परिभाषित करना है और बाइनोमियल थ्योरम लिखनी है। ठीक है, क्लियर ये बात। और पीछे ये दृष्टांत दिया भी था कि हम लोग जो देख रहे थे कि 7वें में ये जानते थे, 9वें में ये जान गए, और फिर बात ये आई कि अगर ये घात बढ़ाते जाए तो लगता है ये तो आलस पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद पता चला था कि अगर बड़ा कर रहे हैं तो आलस पूर्ण हो जाएगा क्या, और अगर नेगेटिव कर दे रहे हैं तो जटिल बढ़ रहा है, बन जा रहा है, और जटिलता बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर पावर हाफ कर दें तो ये प्रसार कैसे लिखे जाएंगे, इसकी मुझे जरूरत थी। इसके लिए मुझे क्रमचय और संचय की बात उठानी पड़ी है, और उसमें हमने सवालों का प्रारूप आपको बताया कि किस तरह का हो सकता है। तो बाइनोमियल थ्योरम लिखने के लिए हमें एक उठाना है टॉपिक, क्या, टूल्स में से NCR, सी कॉम्बिनेशन के लिए बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक, अब कॉम्बिनेशन हमने उदाहरण लिया था, हमारे पास 3 फल हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, हमसे कहा गया कोई 2 चुन लीजिए, कोई 2 चुन लीजिए। अब कितनी तरह से हम फलों को चुन सकते हैं, अगर कोई कहता ये 3 फल हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, अब वो कहता 3 में से आप तीनों ले सकते हैं, तो मेरे पास कितने प्रकार थे ये चुनने के, कोई कहता आप तीनों ले सकते हैं, तो मेरे पास कितने प्रकार थे ये चुन लेने के। ठीक है, क्लियर। अब उसी तरह से अगर NCR लाना है सी कॉम्बिनेशन के लिए, तो कितने कॉम्बिनेशन है, अगर हम फल चुनते हैं 3 में से एप्पल, ऑरेंज और बनाना, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, यही ये दर्शाता है। तो अभी केवल डिनोट किया है, अब इसको फॉर्मुलेट करेंगे। अभी केवल डिनोट किया है, अब फॉर्मुलेट करेंगे क्या, कि डिनोट करने में हमारे पास
एन डिफरेंट, ठीक है, एन डिफरेंट आइटम्स हैं और उसमें से हमें आर आइटम्स एक साथ यदि चुनने हो, एन डिफरेंट आइटम्स आर देयर, ठीक है, हमें उसमें से आर आइटम्स एक साथ चुनने, जैसे 3 फल हैं उनमें से 2 चुनने हैं, ठीक है। तो ये एनसीआर की परिभाषा हमें ये बता देगी कि अगर 3 फल एप्पल ऑरेंज बनाना है तो इनमें से यदि हमें 2 चुनने हो तो कितनी तरह से, कितने कॉम्बिनेशंस, सी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, या चूज कह रहे हैं सी के लिए, ये भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो एनसीआर की परिभाषा हमें ये बताएगी कि कितने तरह से हम फलों को चुन सकते हैं अगर 3 में से हमें 2 चुनने हो। तो आप ऐसे लिखते हैं ना, देखिए यही खत्म कर रहे हैं, एप्पल ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब चुनाव करेंगे तो ऑरेंज और एप्पल वही तो हुआ, ठीक है। या हम फलों को अरेंज करते तो फिर क्या देखते, हम ये तस्वीर देखते, पहले वाले पर ए, एप्पल ऑरेंज एंड बनाना, ठीक है, फिर पहली प्लेस पर ऑरेंज हो सकता है, ठीक है, ये बदल गया और ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ठीक है, तो तीसरी प्लेस पर लगातार यहां बनाना था। इस तरह से कितने फोटोग्राफ्स आ सकते हैं, ये क्रमचय था, परम्यूटेशन, ठीक है। अरेंज करने के कितने तरीके, ये एनपीआर बताएगा, अरेंज करने के कितने तरीके ये एनपीआर बताएगा, और सिलेक्शन के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, सिलेक्शन के, चुनाव करने के, चुनने के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, वो एनसीआर बताएगा। तो 3 फलों को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं वो एनपीआर बताएगा, परिभाषा देंगे अगली कक्षा में, आज खत्म कर रहे हैं अभी। और फिर उसके बाद एनसीआर हमें क्या बताएगा कि अगर 3 में से हमें कोई संख्या लेकर फलों का चुनाव करना हो तो कितनी तरह से हम चुन सकते हैं फल, ये हमें एनसीआर की परिभाषा बताएगी। और फिर इसी में से एनपीआर हमें बाइनोमियल थ्योरम के लिए नहीं चाहिए, हमें एनसीआर बाइनोमियल थ्योरम के लिए चाहिए, इसको मैं कल लिखूंगा, ठीक है। तो आज की बात मन में जोड़ कर रखिएगा कल के लिए, ताकि सुनने में आसान लगे और यहां पर जब आप बोर्ड पर दृष्टि डालें तो आसानी दिखे, ठीक है। ओके।